नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं चेतन आनंद जी और इस वक्त शिवहर से आरजेडी के विधायक भी हैं। और विशेष परिचय में आपको ये भी बता दूं, आनंद मोहन जी के पुत्र भी हैं। इनकी माता जी भी सांसद रही हैं, लवली आनंद जी, और आज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है खास कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सियासत का रास्ता आपने चुना है। सियासत आनंद मोहन जी भी कर रहे थे, लवली आनंद जी भी आज भी कर रही हैं। अनुभव काफी कड़वा रहा है, फिर भी आपने इसी रास्ते को चुना। बिल्कुल। ये बात आपने सही कही है कि कड़वा अनुभव रहा, लेकिन एक बात और है कि जो मैंने अपने पिता श्री आनंद मोहन जी से सीखी है कि जब लड़ना ही है जिंदगी तो लड़ा जाए। उसके अलावा क्या, अगर बाय चांस कुछ और ऑप्शन होता या फिर बिना लड़ाई के हमें इंसाफ मिल जाता तो वो अपनी जगह होता, लेकिन अब हमको ये लगता है कि जब सबके हिस्से में अपनी अपने हक की जो है लड़ाई लिखी होती है, वही हक की लड़ाई जो है आज हमें यहाँ पर लेके आई है। और हमारे जितने भी समर्थक हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, वो जो एक बार आनंद मोहन जी के जेल जाने के बाद जो एक नेता विहीन जैसे हो गए थे, तो उस परिस्थिति को देखते हुए हमें ये रास्ता चुनना पड़ा। और आज हम खुशी खुशी अपने समर्थकों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने खास करके अपने एमएलए कॉन्स्टिट्युएंसी के लिए काम कर रहे हैं और उस लड़ाई को भी लड़ रहे हैं। आनंद जी, आपके घर में हमारी तीसरी इंटरव्यू है। मैं मोहन जी का भी इंटरव्यू किया हूँ, लवली आनंद जी का भी किया हूँ और आज आपका भी कर रहा हूँ। इस 14 साल से ज्यादा वक्त हो गया। आनंद मोहन जी एक सियासी, कह सकते हैं, सियासत का शिकार हो गए, अभी तक बाहर नहीं आए हैं। ये पीड़ा आपको भी है और उनके चाहने वालों को भी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये तो आप जान ही रहे हैं कि अभी 14 साल हो चुके हैं और हमारी एंट्री भी 2012 में, जब सुप्रीम कोर्ट से हमें जो न्याय की हम लोग तलाश कर रहे थे वैसा न्याय नहीं मिला, तो उसके बाद से हमने एंटर कर लिया था। और अपनी माँ के हाथ को मजबूत कर रहे थे। अपने फादर के जेल जाने के बाद जो उनके लिए घूमने फिरने और उनके लोगों से मिलने का काम कर रहे थे और उनकी आवाज को लगातार उठा रहे थे, तो आज परिस्थितियां हमें यहाँ पर लेके आई हैं। और कुछ भी होता है, कहीं ना कहीं ये कहानी कहीं लिखी हुई थी, शायद इसीलिए आज हम आपके बीच में आए हैं। सर, जिस वक्त आपको ये पता चला कि आनंद मोहन जी को फंसाया गया है, आनंद मोहन जी सियासत के शिकार हो गए, क्या उस वक्त ही आपने तय किया था कि राजनीति में आना है या फिर ये सब अनायास? देखिए, जब ये सब हुआ था तो मैं आपको बता दूं, 2007 में ये घटना घटी थी। उस समय हम 8वीं कक्षा जस्ट हमारी खत्म हुई थी, हम 9th क्लास में गए थे और तभी की यह घटना है। उस समय तो इतना कुछ सोचा नहीं था, लेकिन ये जरूर था, एक दिल में आग थी कि किसी तरीके से आनंद मोहन जी को न्याय दिलाना है। और फिर जब 2012 में जब हम कॉलेज में थे, जब ये जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बाद से एक तरीके से रास्ता क्लियर हो गया कि आखिर करना क्या है और क्या क्या मतलब मंजिल किधर है। तो कॉलेज में रहते हुए भी हम लगातार जनता के बीच में आना शुरू कर दिए थे। 2015 में जब कॉलेज खत्म हुआ, उसके बाद एक तरीके से आप ये मानिए कि कंटिन्यूअसली लोगों के बीच में रह गए। 2014 के चुनाव में लवली आनंद जी जो सपा से लड़ी थी, एमपी का चुनाव था, उसमें भी उनके साथ थे। 2015 में जो हम पार्टी से मात्र 300-400 वोट से जो हार हुई थी या फिर हराया गया था, उसमें भी हम अपने मदर के साथ थे। संजोग है कि मतलब इस बार हमें भी टिकट मिला, इस बार हमें भी लड़ने का एक मौका मिला और शायद भगवान चाहते थे कि हम भी उस जगह पहुंचे, तो आज इसीलिए हम लोगों के बीच में हैं और इस प्रोफाइल में हैं।
लेकिन खैर सबसे मेन बात यह है कि जो साजिशें हुई और क्या हुआ और क्या नहीं, ये हमको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। लोग पहले से जानते हैं कि कहाँ से बात शुरू हुई और कहाँ पर 2005 में आकर के क्या हुआ और क्या नहीं। तो ये सारी बातें तो खैर वो सभी को पता ही है, वो अनसेड हिस्ट्री बोलिए। बार बार उस हिस्ट्री को रिपीट करने की जरूरत नहीं है और बार बार उसके ऊपर प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। अब ये जरूरत है कि आनंद मोहन जी की रिहाई कैसे हो, और उसी मुहिम में अब लगे हुए हैं। साथ ही साथ कोरोना काल है, जी उसमें आप जान ही रहे हैं कि क्षेत्र की जनता की जितनी भी मदद हो सके उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये टफ टाइम में टफ आस्क है, उसको हम अपनी एक तरीके से एक चैलेंज बना करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप लोग की दुआ भी शायद साथ है, इसीलिए इतना कुछ झेलने की एक शक्ति मिल गई है। बिल्कुल। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई बड़ी घटना ना हो, कुछ वैसा मामला, गंभीर मामला ना हो, तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाए, या फिर कुछ वैसे लोग हैं तो उन्हें रिहा किया जाए। अब 14 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, पेंच कहाँ फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये तो अभी हम बता नहीं पाएंगे, हम सरकार के एमएलए तो है नहीं, हम विपक्ष के एमएलए हैं। और विपक्ष के एमएलए की अपनी अपनी डिसएडवांटेजेस होते हैं शायद, और इसीलिए हम खुल करके मतलब एग्जैक्टली तो पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि भाई कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन एक एक वाकया जरूर याद आती है कि पिछले साल जब नीतीश जी मिलर हाई स्कूल में एक कार्यक्रम कर रहे थे, उस जी। स्टेज पर से हम्म। उन्होंने ये बात कही थी कि आनंद मोहन जी हमारे मित्र हैं। आज बिहार के सभी लोग उस मित्रता को देखना चाह रहे हैं, और ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर वो मित्रता रिलीज दिला पाएगी या नहीं। क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश आ चुका है। हम्म। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कह दिया गया है कि जो भी ऐसे कैदी हैं जो रिलीज करने लायक हैं, जिसमें हम्म। आनंद मोहन जी का वो सभी क्राइटेरिया में वो फुलफिल करते हुए नजर आते हैं। 65 एज से ऊपर हो चुका है, साहित्यकार हैं। हम्म। आज सीबीएसई में उनका लिखा हुआ जो है कहानी चल रहा है, पोएम्स जो है वो लिखते रहते हैं। अ, और आज पार्लियामेंट के ग्रंथालय में उनका बुक रहना, ये जी। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये सब सब क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि जब प्रिजनर्स को या फिर कैदियों को जब निकाला जाएगा तो आनंद मोहन जी को भी उसमें निकालना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप विपक्ष के विधायक हैं, ये मामला कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है, ये कहीं अड़चन हो रही है रिहा होने में उनका? अगर सत्ता पक्ष के विधायक होते तो देखिए, शायद ये काम आसान होता। पॉलिटिक्स के बारे में देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। जितना मैं क्लास 12 में जब पॉलिटिकल साइंस और ये सब पढ़ रहा था, और तब से मतलब एक एक अंडरस्टैंडिंग आई पॉलिटिक्स के बारे में कि भाई पॉलिटिक्स जो होता है वो बहुत तरीके का होता है। हाँ, लेकिन हम मानते हैं उस पॉलिटिक्स में जहां पर विचारधाराएं अलग हों, लेकिन हम्म। अल्टीमेटली जो है आपका आपका क्या कहते हैं, अगर दोस्ती है तो वो दोस्ती भी, उसका भी कोई वैल्यू होना चाहिए। और यही इसी बात को हम मानते आए हैं कि आज भी हम लोग जब विधानसभा में रहते हैं तो बहुत सारे हमारे जो है सत्ता दल के विधायक हों या फिर अन्य लोग हों, जिनसे भेंट मुलाकात होती है, तो ऐसे ही भेंट मुलाकात हम लोग करना पसंद करते हैं कि सब लोग का विचारधारा भले ही अलग हो। हाँ, भले ही हम लोग क्या कहते हैं डिबेट करें एक जी। दूसरे से, भले ही एक दूसरे का कटाक्ष करें जब वर्बल बातें आई, लेकिन किसी भी चीज को पर्सनल नहीं होना चाहिए। और इस बात में हम बहुत बिलीव रखते हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाला पॉलिटिक्स कुछ वैसा ही हो, जिस जिस हिसाब से हम लोग बचपन में सुनते आए थे कि नेहरू जी के टाइम का पॉलिटिक्स हुआ करता था। जो जी। अटल जी भी कभी कभी अपने उसमें बताया करते थे कि अटल जी और नेहरू जी का कैसा मतलब एक दूसरे से बातचीत होता था। तो ठीक उसी तरीके से हम मानते हैं कि पॉलिटिक्स को साफ होना चाहिए, और कोई भी पर्सनल वैंडिटा के लिए पॉलिटिक्स में जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ठीक उल्टा है जो आप कह रहे हैं, और जो हम लोग पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं तमाम बड़े हम्म। नेताओं से और समाज में जो हैं, यहाँ ठीक उल्टा नजर आ रहा है। यहाँ तो बस एक मुद्दा चाहिए, एक कहीं सुराग चाहिए, और फिर किसी के पीछे किसी को लगा दो और उसे हरास करो। नहीं, देखिए, ये जो नए आधुनिक पॉलिटिक्स इसे बोला जाए,
ये जो आधुनिक पॉलिटिक्स जो 90 के दशक से शुरू हुई या फिर उससे उससे जस्ट पहले 80s के खत्म होते होते एक मोरालिटी जो डाउन हुई है पॉलिटिक्स की, एक जो मतलब मोरालिटी मतलब एज एन जो मॉरल कंपस लोगों का था वो ऐसा लगता है कि चकनाचूर हो गया हो। लेकिन हम मानते हैं कि हम लोगों को पॉलिटिक्स जो है वो 80s से पहले वाली जो पॉलिटिक्स थी, ठीक वैसी पॉलिटिक्स की जरूरत है कि आप आइए, आपको जितना बहस करना है कीजिए, आपको जितना एक दूसरे का कटाक्ष करना है कीजिए, आपको जितना भी एक दूसरे से क्या कहते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाना है, सो टू से मतलब नीचा तो नहीं है वैसा पर्सनल लेवल पे नहीं, लेकिन एक दूसरे का थिंकिंग और उस सबको अगर दिखाना है। हम लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज सुनी थी बचपन में क्लास 11 में, मुझे मेरी टीचर बोला करती थी कि थीसिस प्लस एंटी थीसिस क्रिएट सिंथेसिस। मतलब कि जब दो पक्ष और विपक्ष एक साथ आते हैं तब जाकर के किसी नए चीज का सृजन होता है। जी। तो उसी उसी थिंकिंग और उसी आइडियोलॉजी पे आनंद मोहन जी भी बिलीव रखते थे, और उसी आइडियोलॉजी पे उसी थिंकिंग पे हम भी बिलीव रखते हैं कि इस पॉलिटिक्स को उतना साफ होना पड़ेगा। और अब वो समय नहीं है कि वो जो 80 के दशक का या फिर 90 के दशक का या फिर 2000 के दशक का और आज तक जो चला आ रहा है, ये जो पॉलिटिक्स जो चला आ रहा है जिसमें पर्सनल दुश्मनी कभी कभी ऐसा लगता है लोग निकालते हुए नजर आ रहे होते हैं, चाहे बंगाल हो या दिल्ली हो या अन्य जगह हो। जी जी। तो ये सब चीजों का जो है अब हमको नहीं लगता है कि जनता भी नहीं चाहती है कि उस तरीके का पॉलिटिक्स हो। वर्तमान में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, विपक्ष में आप लोग हैं। इस पूरी स्थिति को अगर देखा जाए, सत्ता पक्ष कितनी ईमानदारी से इस कोरोना काल में खासकर अपनी जवाबदेही को निभा रहा है और विपक्ष कितनी जिम्मेदारी को निभा रहा है? देखिए, हम लोगों का विपक्ष अपना काम कर रहा है। जहां जहां आपने देखा होगा कि जहां जहां जरूरतमंद है, जहां जहां ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी जरूरत है, हमारी मदद की जरूरत है, उधर विपक्ष जरूर पहुंच रहा है। चाहे वो कोविड केयर सेंटर हो राजद का जो हम लोगों ने खोला है, या फिर अन्य सुविधाएं हों, चाहे डीएम एसपी सीएस अन्य लोगों से बात करके ही सही, लेकिन हम लोग कोऑर्डिनेशन बना करके भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ हो। जी। लेकिन और हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि अन्य विधायक ऐसा नहीं कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं है इसमें। लेकिन सच्चाई ये है कि बात हो जाती है कि अल्टीमेटली आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए था, और स्ट्रैटेजी विपक्ष नहीं बना रहा था, स्ट्रैटेजी बना रहा था जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। और कहीं ना कहीं उधर चूक हुई है। आपको मैं बता दूं, जब ब्रिटेन में सेकेंड वेव आया, जब ऑस्ट्रेलिया में सेकेंड वेव आया, जब ब्राजील में सेकेंड वेव आया, यूएस तक में सेकेंड वेव आ गया, तो इंडिया को भी सेकेंड वेव के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिखाई दिया। आज उसी के कारण से आप मैं बता देता हूँ कि आपने देखा होगा कि लगातार हमारे यहाँ से वैक्सीन जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा था। आज यूएस को देखिए आपने, लोगों के लिए उसके पास आज तक इतना व्यवस्था है कि अगर सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन चाहिए या फिर थर्ड डोज ऑफ वैक्सीन, क्योंकि 2 डोज में होता है, तो इसीलिए अगर 3 डोज मान के चलिएगा तो 6 बार लोगों को इंजेक्शन लग सकता है। उधर इतना अभी पर्याप्त जो है इंजेक्शन और इतना ज्यादा वैक्सीन का इन लोगों ने सुविधा बना रखा है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर जो है 6 करोड़ वैक्सीन इस देश से बाहर भेज दिया गया। अब उसको बेच दिया गया, कहीं उसको फ्री में दे दिया गया, क्या किया गया हमको नहीं पता। लेकिन सच्चाई ये है कि 6 करोड़ नागरिक उससे बच सकते थे। हाँ, 6 करोड़ लोग जो है अपने उससे बचाए जा सकते थे, वैक्सीन उनको डोज दिया जा सकता था। लेकिन आज आप देखिए, आज ये जो नया चल रहा है 18+ वाला जो चल रहा है 45 बिलो 18+, उसमें वैक्सीन का शॉर्टेज दिखाई दे रहा है। तो ये तो स्ट्रैटेजी कमी है कहीं ना कहीं। यानी केंद्र सरकार की अदूरदर्शी नीति की वजह से आज लाखों लोग मरे, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, फर्स्ट वेव में हम लोगों का जितना ऑक्सीजन हम लोग सपोर्ट कर रहे, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे थे, सेकेंड वेव में उसे 700% ज्यादा हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया। तो भाई आज इंडिया में जो ये जो 2 महीने हम लोगों का एकदम ऑक्सीजन क्रंच हो गया, मानो कि ऑक्सीजन के लिए भारत
ढूंढ रहा है, कहीं सांस लेने के लिए तरस रहा है भारत। ये उसी कारण से हुआ, क्योंकि हम लोग आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं ऑक्सीजन बनता है तो वो भारत में बनता है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी अगर पिछले साल किसी ने किया है तो वो भारत ने किया है, जिसके वजह से ऑक्सीजन शॉर्टेज भी हम लोगों को देखने के लिए मिला। खैर, ये सब अपनी जगह बातें हैं, और ये सब हम लोगों को समझना और समझने की जरूरत है। सभी जागरूक नागरिक को ये बात समझने की जरूरत है कि आखिर ये सरकार क्यों विफल हुई। हम ये नहीं कह रहे, कल के डेट में कोई और भी फेल हो सकता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, कोई इमेज क्राइसिस करने की बात नहीं है। हाँ, आज अगर खुल के लोग बोल रहे हैं कि इस सरकार की गलतियों की वजह से, तो सरकार को भी सामने आकर के प्रखर होकर के ये बोलना होगा कि जी हाँ, हमसे भूल हुई है। चलिए, हमसे भूल हुई, लेकिन यहाँ अब वो सियासत नहीं रही आनंद जी की कोई जिम्मेवारी ले। प्रश्न अब ये उठता है कि बिहार की सियासत में विपक्ष में आप हैं, जोरदार मजबूत विपक्ष, या कहें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है। वैसे स्थिति में क्या आपको लगता है आगे आने वाले दिन में जो सीन बनता नजर आ रहा है कि एक बार फिर जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन हो सकता है? देखिए, इसके ऊपर कुछ बोलना अभी उचित नहीं है, क्योंकि हम कुछ डिटेल में जान नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा हमको पता नहीं, अब इसके ऊपर हम क्या ही बोल सकते हैं, वो तो हाई लेवल मैटर है और हाई लेवल के लोगों को पता होगा अगर ऐसा कुछ है। लेकिन ऐसा तो अभी हम लोग तो विपक्ष में ही है, और विपक्ष में अगर है तो हम लोगों की जिम्मेवारी है विपक्ष में रहते हुए, जिसको हम लोग अच्छी तरीके से निभा भी रहे हैं। चाहे सरकार की कमियां जो है वो दिखाने की बात हो, या फिर लोगों की मदद करने की बात हो, हम लोग दोनों जगह अपने काम में लगे हुए हैं। और हमको लगता है कि ये जो अफवाह है या फिर जो भी है, हाँ, इसके ऊपर ज्यादा टीका टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं है। नहीं, लालू जी अब बाहर आ गए हैं, और जो अंदर खाने की खबर यही है कि जो खिचड़ी पकनी है वो पक चुकी है, बस थोड़ा सा कोरोना काल का इंतजार है। पटना आएंगे और कुछ दिनों के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पॉलिटिक्स एक बहुत ही ज्यादा जो है आपको संभावनाओं का खेल है, इसमें संभावनाएं बनती है, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। हाँ, और किसी भी चीज परिस्थिति को हो जाने से पहले उसके ऊपर कुछ बोल देना, क्योंकि हम उस हमारा वो दायरा नहीं है, हम नहीं जान रहे कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि जब तक कुछ हो नहीं जाता उसको मान लेना भी हानिकारक है। संभावनाएं तो हैं, आपने ही कहा संभावनाओं का खेल है सियासत। और पहले आप लोग एक साथ ही रहे हैं, आरजेडी जेडीयू दोनों नेता, लालू जी या नीतीश जी, एक साथ उन लोगों ने पॉलिटिक्स किया है। और वर्तमान जो हालात बन रहा है, वैसे स्थिति में अगर कल की तारीख में नीतीश जी लालू जी एक साथ आ जाते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप या आपके जैसे और कोई विधायक हैं किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। देखिए, वो सब जब चीजें होंगी तब देखी जाएंगी। और एक बात मैं बता दूं, क्रिकेट जिस तरीके से होता है, क्योंकि संभावनाओं का खेल मैंने इसीलिए बोला, मैं क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है। जब तक कोई एक टीम जीत नहीं जाती उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि वो जीत चुकी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम लोगों ने हाल के दिनों में देखा कि अमित शाह और मोदी जी बिल्कुल बंगाल में अपना दावा ठोक रहे थे कि 200 सीट से ज्यादा लाएंगे, लेकिन अंत में वही हुआ जो होना था। और उसके ऊपर समय से पहले कुछ भी टीका टिप्पणी कर देना, ये कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि पॉलिटिकल क्या कहते हैं, इमेच्योरिटी की बात हो जाती है। तो इसीलिए इस सब से हम लोग परहेज करते हैं। तेजस्वी जी सीएम मटेरियल हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और युवाओं की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज बिहार का युवा जो है, उसके दिल की बात अगर कोई कर रहे हैं तो वो तेजस्वी जी कर रहे हैं। और ये हम लोग मतलब हम लोग तो उनके साथ रह करके उनके विचारों को हम लोगों ने करीब से देखा है। तो और जिस तरीके से खास करके पार्टी में आज सबसे युवा पार्टी अगर कोई है तो वो राजद है। फॉर्चुनेटली मैं शायद इस विधानसभा का सबसे यंगेस्ट एमएलए भी बनने का सौभाग्य अगर मुझे प्राप्त है, वो राजद की वजह से है। और अधिकतर युवा जितने भी हैं पूरे विधानसभा में इस बार जितने भी चुन के आए हैं, उसमें से हमको लगता है बहुत बड़ा परसेंटेज जो है राजद से चुन के आए हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि युवाओं का पॉलिटिक्स और युवाओं की बात अगर कोई कर रहा है तो वो तेजस्वी जी कर रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हों? बिल्कुल, ये इसी सपने के साथ हमने पार्टी
को ज्वाइन किया था, और अगर वो सपना साकार हो जाए, इस इलेक्शन में नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, बैकडोर एंट्री था, चाहे अब नेक्स्ट इलेक्शन का मुंह क्यों ना देखना पड़े, लेकिन हम लोग चाहेंगे तेजस्वी जी जो है वो युवाओं का प्रखर आवाज बने और सीएम के रूप में हम लोगों को वो मार्गदर्शन दें। और फिर मेरा वही पिछला सवाल आ जाएगा कि अगर गठबंधन हो गया, फिर एक नया गठबंधन बना, तो उस वक्त भी आप लोगों की इच्छा होगी कि सीएम तेजस्वी ही रहें? देखिए, उस गठबंधन के ऊपर अभी कुछ बोलना उचित नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम जान नहीं रहे हैं। लेकिन अगर बाय चांस ऐसा कुछ है, तो हम चाहेंगे कि अगर बाय चांस कुछ भी परिस्थितियां बनती है, उसको हेड करने में तेजस्वी जी आगे हैं, और उन्हीं के मन के हिसाब से कोई बात हो। एक अभी सरकार ने फैसला लिया है कि इस कोविड काल में जो मंत्री हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो बाहर न निकलें। मेरा प्रश्न ये है कि जब जनता परेशान है, वैसे में उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगर बाहर नहीं जाएंगे तो जनता अपने आप को बेसहारा नहीं महसूस करेगी, और फिर वही जनप्रतिनिधि जब जनता के बीच में जाएगा तो सवाल जनता पूछेगी कि विपत्ति के काल में तो आप आए नहीं। ये फैसला कुछ अजीब तरह का नहीं लगता? देखिए, हमारा ये मानना है कि अभी जो कोविड काल चल रहा है, इसमें जनता बहुत ज्यादा होपफुल है अपने प्रतिनिधियों से, और बहुत ही आशा भरी निगाहों से जो है वो अपने प्रतिनिधियों को देख रही है। उसी कारण हमने भी अपना जो एक छोटा सा हेल्प हो सकता था, ये हमने ऐलान किया कि हम जो है अपना पूरा विधायक वेतन शिवहर की जनता में सुपुर्द कर दिए हैं। और हमको लगता है कि सभी जनप्रतिनिधियों को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जो है जनता की आस्था, जनता की उम्मीदें, जनता की का जो ये विश्वास है वो टूटे नहीं। और अगर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है तो वो गलत है। वैसे स्थिति में अब जन सेवा करने में भी तो डर लगता होगा आप लोगों को? देखिए, सब लोग को अपना अपना ख्याल रखना है, सब लोगों को अपना अपना, लॉकडाउन होता है तो लॉकडाउन के हिसाब से भी कुछ बचते बचाते मास्क पहन करके 2 गज दूरी, अब तो बोल दिया गया 10 मीटर की दूरी रहनी चाहिए, तो हम यही कहेंगे कि 10 मीटर की दूरी, मास्क पहनिए, और लोगों के बीच में जितना हो सके, मतलब जब जरूरत हो, ये नहीं कि फालतू में, जब जरूरत हो तो लोगों के बीच में जाने की जरूरत है। और जनप्रतिनिधियों को भी अपना ख्याल रखते हुए, अपना सिक्योरिटी रखते हुए, आज सब कुछ जो है, जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए लोगों को काम करना चाहिए। और ये गाइडलाइंस हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये गाइडलाइन सरकार की गाइडलाइंस नहीं है, ये WHO की गाइडलाइन। पप्पू यादव जी को जेल में डाल दिया गया है, कोई प्रतिक्रिया? वो तो हम क्या उसके बारे में बोल सकते हैं, वो तो अब बात बाकी लोगों का चीज जो है वो बाकी लोग समझें। हम तो अपने कार्य में लगे हुए हैं, आनंद मोहन जी को बाहर निकालना है। सबसे बड़ा मुहिम अभी जो है हमारे लिए कोरोना के बाद, कोरोना का ये जो संकट है, उसके अलावा अगर कुछ है मेरे लिए तो वो आनंद मोहन जी को बाहर निकालने का मुहिम है। चलिए आनंद जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं भी चाहूंगा कि आनंद मोहन जी जो आप प्रयास कर रहे हैं वो बाहर आए, ताकि बिहार की सियासत में एक बार फिर उनकी सक्रिय भूमिका देखने को मिले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो ये थे चेतन आनंद जी, आरजेडी के युवा तेज तर्रार नेता चेतन आनंद। मकसद आनंद मोहन जी का बाहर आना भी है, साथ ही साथ मकसद ये भी है कि कोरोना काल में शिवहर की जनता को कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। स्पष्ट चेतन आनंद जी का कहना है कि कल की तारीख में कुछ भी हो, सियासत संभावनाओं का खेल है, अगर गठबंधन हो या ना हो, लेकिन वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं तो सिर्फ तेजस्वी यादव। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए DTV बात। नमस्कार।